नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं और महिलाओं को लुभाने के लिए राजनीतिक वादों की बहार सी आ गई है और विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देने की घोषणा के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने एक और बड़ा दांव खेला है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने पर 12वीं पास लड़कियों को स्मार्टफोन और स्नातक पास युवतियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली और दिल्ली के तर्ज पर स्कूलों की दशा बदलने का वादा किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर विकास के लिए हमें एम्बुलेंस बढ़ानी पड़ी तो हम वो भी बढ़ाएंगे और पुलिस के लिए भी हम गाड़ियों की संख्या को बढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, किसानों को तकलीफ ना हो इसके लिए अलग से एक फंड भी बनाया जाएगा। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी अब सूबे में लाई गई इन योजनाओं को जनता को गिना रही है। योगी सरकार ने प्रदेश में जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन बांटे हैं तो वो अब जनता को लैपटॉप देने की भी बात कर रही है। लगातार प्रदेश के अलग अलग जनपदों में प्रदेश सरकार लगातार विकास योजनाओं की सौगात दे रही है। कहीं सड़क निर्माण तो कहीं मेडिकल कॉलेज जनता को समर्पित किए जा रहे हैं। किसानों की कर्ज माफी हो या फिर उनका बकाया धन, उस पर भी बीजेपी काफी जोर देती हुई दिख रही है। अब ऐसे में सवाल तो ये बनता है कि क्या प्रियंका की प्रतिज्ञा से कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी? फ्री के प्लान से क्या जनता का मूड बदलेगा और किसानों को वादे से कितना विपक्ष लुभा पाएगा? सौगातों की बहार से क्या 22 में फिर से सरकार बनेगी? आज इसी पर हम करेंगे आज की बड़ी बहस। तो क्या प्रियंका की प्रतिज्ञा से सत्ता में वापसी होगी? फ्री के प्लान से क्या जनता का मूड बदलेगा? किसानों को वादे से विपक्ष कितना लुभा पाएगा और सौगातों की इस बहार से कितना फायदा पहुंचा पाएगी ये पार्टियां? ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है। आज इन्हीं सवालों पर हम बहस भी करेंगे। लेकिन प्रियंका की प्रतिज्ञा से सत्ता में क्या वापसी हो पाएगी कांग्रेस पार्टी की, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो वादे किए जा रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, जो आरोप लग रहे हैं, इसके अलावा जो वादे किए जा रहे हैं, चाहे 7 प्रतिज्ञाएं प्रियंका गांधी की तरफ से और आज एक और जिसमें 10 लाख तक के मुफ्त इलाज की बात कही गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इससे जनता कितना कनेक्ट हो पाएगी? मोबाइल फ़ोन या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटी देने की जो बात कही गई है, जनता इससे कितना कनेक्ट हो पाएगी? या इसी तरीके से चाहे आप समाजवादी पार्टी को देखें तो समाजवादी पार्टी भी ये कह रही है कि किसानों के लिए वो अलग से फंड बनाएगी। पहले भी वो लैपटॉप दे चुके हैं और इस तरह की तमाम अन्य योजनाओं के लिए भी अभी आप इंतजार करिए, क्योंकि जब मैनिफेस्टो जारी होगा तो इस तरह की और घोषणाएं भी आपको देखने को मिलेंगी। और मौजूदा जो सत्ताधारी पार्टी है वो अपनी उपलब्धियों को बताते हुए जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब जो दावे हो रहे हैं उन दावों में कितनी हकीकत है और जनता से अभी जो वादे किए जा रहे हैं जनता उस पर कितना भरोसा करेगी, ये दोनों ही सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन दोनों का कनेक्शन आपस में है। क्योंकि अभी मौजूदा सरकार जो दावे कर रही है, क्योंकि उसने जो वादे किए थे उस पर वो कितनी खरी उतरी है, इसका फैसला जनता करने वाली है 2022 के विधानसभा चुनावों में। और अन्य पार्टियां जो वादे कर रही हैं उसको वो कैसे पूरा करेंगी, इस पर जनता कैसे भरोसा करेगी, सवाल उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी है। और इसीलिए आपने देखा कि कांग्रेस ने इसको प्रतिज्ञा की संज्ञा दी है, यानी कि प्रतिज्ञा है कांग्रेस की कि अगर वो सत्ता में आती है तो फिर वो इन वादों को पूरा करेगी। लेकिन अब ये जो वादे हो रहे हैं इससे कितना कनेक्शन हो पाएगा और जनता के बीच में कैसे ये अपनी पैठ को मजबूत कर पाएंगे, कैसे इन वादों पर जनता भरोसा करेगी, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो पार्टियां सत्ता में रही हैं उनको इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने अपने कितने वादों को पूरा किया है। और अभी जो वादे हो रहे हैं उसके लिए जो पार्टियां वादे कर रही हैं जनता उस पर भरोसा कैसे करे, इसका भी जवाब इन सत्ताधारी पार्टी या फिर इन पार्टियों को देना होगा। और इसलिए सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव से पहले आप देखते हैं किस तरह के वादे होते हैं, लेकिन अब जो वादे हो रहे हैं उसको जनता बहुत नज़दीक से देख रही है और इस पर भरोसा वो कैसे करेगी, ये सवाल बहुत बड़ा है। आज इसी पर सवाल तो बनता है। शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूँ। उमाशंकर राजभर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के। उमाशंकर राजभर जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कृष्ण मोहन पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। कृष्ण मोहन पांडे जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। और सचिन यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता है समाजवादी पार्टी के। सचिन यादव जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। कृष्ण मोहन पांडे जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि आज प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे, पूर्वांचल के दौरे पर थे। आज सिद्धार्थनगर में भी उन्होंने 9 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात दी प्रदेशवासियों को। उसके बाद काशी गए, वहां भी 5200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उन्होंने
हम कह सकते हैं कि जनता को सौंपा। लेकिन सवाल यह है कि अभी जो वायदे हो रहे हैं, जो अन्य पार्टियां वायदे कर रही हैं, अब अगर आप अपने मैनिफेस्टो को उठा के देखेंगे तो जनता ये पूछेगी कि उनमें से कितने वायदों को आपने पूरा किया और भविष्य की योजनाएं क्या है आप लोगों की, कैसे जनता को आप कनेक्ट कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। कृष्ण मोहन जी, मैं आपका पहला रिएक्शन इस पर चाहूंगा। चलिए, कृष्ण मोहन पांडे जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। उमाशंकर राजभर जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। उमाशंकर राजभर जी, ये चुनावी दौर में हम लोग जो वायदे देख रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं और जनता इस पर कैसे भरोसा करे, वो कैसे इससे अपने आप को कनेक्ट करे, ये एक बड़ा सवाल है। आपका एक पहला रिएक्शन मैं इसके ऊपर चाहूंगा उमाशंकर जी। आयुष जी, जनता की जहां तक आप बात करें, भाजपा तो उसका नाम ही हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने भारतीय झूठ पार्टी कह दिया है। यही सरकार है जो कही कि हम उत्तर प्रदेश में आएंगे तो गड्ढा मुक्त सड़कें देंगे, लेकिन सड़कों की हालत आज भी जाकर के देखिए कि सड़कों पे गड्ढे ही गड्ढे। दूसरी बात यह जो कह रहे हैं कानून व्यवस्था की, कानून व्यवस्था तो एकदम पस्ते पत्थर है। आप देखे होंगे गोरखपुर की घटना, मनीष जो गुप्ता जी की आपने घटना देखा होगा, लखीमपुर खीरी तो ऐसी घटना हुई है, किसानों के ऊपर इनका जो लोकतंत्र है, यानी फॉर्चूनर चला रहे हैं भाजपा के लोग। यह समझ जाइए कि यह सरकार कैसी है तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात यह है जो लैपटॉप या इसकी बात कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आप आयुष ध्यान रखिए, मुझे जहां तक याद है कि अखिलेश यादव जैसा विकासशील आदमी, विकास पुरुष आदमी कोई नहीं रहा जो है, क्योंकि अगर उन्होंने रोड के मामले में उन्होंने काम किया, चाहे वह आप देख लीजिए लखनऊ एक्सप्रेस वे हो, पूर्वांचल की बात करिए न्यू रखने का काम उन्होंने किया, और आगरा एक्सप्रेस वे हो उन्होंने काम, जमुना एक्सप्रेस वे हो, और लखनऊ के लिए जो गोमती रिवर फ्रंट का जो प्लान है, और शिक्षा के क्षेत्र में आप देखे होंगे सबसे बड़ी बात, उन्होंने 12वीं पास जो बच्चे थे उनको लैपटॉप उस समय दे रहे थे। सोचिए 2012 से 2017 में, आज योगी जी को और प्रियंका जी को तो आज ध्यान में आया है 2012-17 तक लैपटॉप, और वह गरीबों के खिलाफ यही माननीय योगी जी जो है वह लैपटॉप बांटना उस समय बंद कर दिए थे। और दूसरी बात आयुष राय, एक बात को ध्यान रखिए, जो गरीबों की सबसे बड़ी मेन समस्या थी स्वास्थ्य को लेकर के, तो माननीय अखिलेश जी ने उस समय 108 नंबर एम्बुलेंस दिया था कि आप फोन करिए, आधे घंटे में एम्बुलेंस आपके दरवाजे पे आ जाती थी। और कानून व्यवस्था को लेकर के डायल 100 नंबर था, पुलिस आपको 5 मिनट में आपके घर पे आती है। यह व्यवस्था तो माननीय अखिलेश जी इसके पहले दे चुके हैं, वह शिक्षित आदमी है और आगे उत्तर प्रदेश। लेकिन उमाशंकर जी, अब मुझे ये याद आता है कि ये जो आप बातें गिना रहे हैं या ये जो तमाम आप अचीवमेंट्स बता रहे हैं, ये तो 2017 से पहले के हैं। 2017 में तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जब चुनाव लड़ रहे थे तब कह रहे थे कि अखिलेश यादव ने कुछ किया ही नहीं प्रदेश के लिए। ये अचानक से कैसे बदल जाते हैं आप लोग? आज विकास पुरुष दिखने लगा, 17 में यही विकास पुरुष आपको नजर नहीं आ रहे थे? नहीं, यही बहकावे में हमने सोचा था कि इनसे अच्छा करेंगे योगी बाबा जो है, इन भाजपा के नहीं अच्छा करेंगे तो आप कम से कम जो उस समय अच्छा हुआ था उसको तो अच्छा बोलते ना। आपने उस समय तो कभी कहा, अभी कभी नहीं कहा कि अखिलेश जी ने जो है बहुत बढ़िया सड़कें बनवाई प्रदेश के अंदर। आपने कभी आगरा एक्सप्रेसवे का नाम नहीं लिया, आपने कभी नहीं कहा कि यहाँ रिवर फ्रंट बना दिया, उन्होंने बहुत अच्छा किया, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा किया। तब तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, तब तो कहते थे कि उत्तर प्रदेश का विनाश कर दिया अखिलेश यादव जी ने, और आज आप कह रहे हैं आज आपको विकास पुरुष नजर आ रहे हैं। वो हम लोगों को ये लगा कि यह पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, अखिलेश जी से अच्छा काम करेंगे। लेकिन 2 साल रह करके हम लोगों ने देखा कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको भाजपा ने टगा नहीं। इस बात को आप ध्यान रखिए, चाहे जो भी सहयोगी रहा हो, चाहे हम रहे, चाहे शिवसेना रही हो, चाहे अकाली दल रही हो, सबको ठगने का अगर कोई काम किया है तो भाजपा ने किया है। इसलिए 2 साल रह करके नहीं ठीक है, इन्होंने ठग लिया, इन्होंने ठगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि दूसरे को आप फिर अब ये बताएंगे कि वो विकास पुरुष हो गए, क्योंकि जब इनके साथ आप लड़ रहे थे या तो आप उस समय जनता को ठग रहे थे, या तो आप भी उस ठगी में शामिल थे, या तो अगर इनको ठग कह रहे हैं तो आप भी उस ठगी में शामिल थे, या तो आप ये कहिए क्या ठीक है अब आपकी राहें इनसे अलग हैं, इसलिए हम देखते हैं अखिलेश जी के साथ में कि वो कितने विकास पुरुष हैं, या फिर आपको अगर मिलता है मौका तो आप भावनाओं पर जनता की कितना खरे उतरते हैं। लेकिन ऐसे भाई मत बदला करिए। 2 दिन पहले तक, और अभी मेरे साथ ही चर्चा में आप 2 दिन पहले तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी कहते थे कि इनको भी देखा है प्रदेश की जनता ने। नहीं कहते थे, समाजवादी को तय करना है, वह 2019 का तेजस्वी यादव बिहार का बनना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, नहीं लेकिन बहुत जल्दी उमाशंकर राजभर जी भाई, मैं तो अभी 4-5 दिन पहले ही मुझे याद आ रहा है, आपके गठबंधन से पहले ही मुझे याद है कि आप तो समाजवादी पार्टी को भी कहते थे कि इन्होंने भी सत्ता में शासन किया। क्या किया इन्होंने?
सवाल आप उनसे भी पूछते थे, लेकिन आज वो विकास पुरुष हो गए हैं। ये बहुत दिलचस्प होती है राजनीति, देखिए तुरंत बदलते हैं आप लोग। चलिए, कृष्ण मोहन पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी, जनता से वायदे तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, आप भी वादा करके ही आए थे, लेकिन इस बार अब आपको जवाब देना है, क्योंकि अगले वादे जब करेंगे आप तो आपका मैनिफेस्टो उठा करके जनता पूछेगी कि इन वादों में से कितने आपने पूरे किए हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी, मैं आपका जवाब चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है उसको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और पूरा करती है, हमने पूरा किया है। दूसरी बात, जब चुनाव आता है तो ढेर सारे वादे होते हैं, पार्टियां, अन्य पार्टियां अपने चुनावी सत्ता में कैसे आ जाए इसके लिए ढेर सारे वादे करती है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादों के अनुरूप कार्य करती रही है, आगे भी करती रहेगी। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की जनता जो है अब वो वादों पर नहीं, इरादों पर काम करने पर विश्वास रखती है, और इरादा समाज को सशक्त बनाने की, समाज में भूख भय भ्रष्टाचार मिटाने की, समाज को एक बेहतरी पे राह पे ले जाने की, उत्तर प्रदेश को विकास पे राह पे ले जाने के इरादा मात्र और मात्र कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है। इस बात को उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जानती है। दूसरी बात, हमारे सुभाषपा के मित्र का अभी तक इतनी कमियां गिना, अच्छाइयां गिना रहे थे सपा की। आपको याद होगा आयुष जी, अभी 4 दिन पहले आपके इनके राजभर जी के वक्तव्य थे कि समाजवादी पार्टी ने भी राजभरों को उतना ही ठगा, पिछड़ों को उतना ही ठगा। आज ये पिछड़ों और दलितों के मित्र हो गए। इन्होंने कहा कि भाजपा ने दलितों को और पिछड़ों को ठगा है। मैं इनको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी नीट का एग्जाम हुआ था, उसमें 27% आरक्षण पिछड़ों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया। एट्रोसिटी एक्ट, जो कि बड़े लंबे दिनों से मांग चल रही थी, SC ST एट्रोसिटी एक्ट जो थी वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और जितनी हिस्सेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दलित और पिछड़ों को दिया है, आज तो स्थिति यह है कि दलित और पिछड़ों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनकर आ गई है। उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से केंद्र में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी है, और आने वाले सरकार में दलित और पिछड़ा नहीं। लेकिन ठीक है, चलिए कृष्ण मोहन पांडे जी, मैं तो आज चुनावी वायदों के ऊपर इसलिए चर्चा करने के लिए बैठा हूं। और कृष्ण मोहन पांडे जी, आपसे सवाल इसलिए ज्यादा है क्योंकि आपका एक पूरा मैनिफेस्टो था जिस पर आप भरोसा करके जनता ने आपको वोट दिया और आप सत्ता के अंदर आए, चूंकि आपने कहा कि आप ये काम करेंगे। नौकरी का कितना वादा आपने किया था, कितना पूरा किया, उसका स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा। बेरोजगारों को लेकर के आप लोगों ने क्या किया, इसका स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा। किसानों को लेकर के आपने क्या किया, जो वादा किया था गन्ना किसानों के साथ, जो वादा आपने मैनिफेस्टो में किया था, उसको कितना स्पेसिफिक आपने पूरा किया, इसका भी आप जवाब दीजिए, क्योंकि ये मुद्दे हैं। और बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार योगी सरकार, महंगाई के मुद्दे पर क्या किया आपने, उसका भी स्पेसिफिक जवाब दीजिए। इन पे आरोप लगाने के बजाय पूरा आपने क्या किया, उसका जवाब दीजिए। कृष्ण मोहन, आयुष जी, मैं बता दो, किसानों की जहां तक बात है तो उत्तर प्रदेश में हमने वादा किया था कि अधिक से अधिक किसान गन्ना मूल्य दिया जाएगा। 350 रुपए गन्ना के मूल्य हमने कर दिए। उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश भर में, पूरे देश में किसानों के किसान सम्मान निधि जो है कि उत्तर प्रदेश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में हमने 2 करोड़, आपको मैं आंकड़ा बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस किसान सम्मान निधि 2 करोड़ 42 लाख किसानों के खाते में 37,000 करोड़ रुपया हमने ट्रांसफर किए। MSP उत्तर प्रदेश में MSP के स्तर पर 56.21 लाख मीट्रिक टन किसानों का हम लोगों ने गेहूं खरीदारी की। यदि रिकॉर्ड के स्तर पर देखेंगे तो हमने किसानों के लिए बेहतर भी किया है। अधिक से अधिक किसानों के लिए जितना कर सकते हैं, जितना बेहतर हो सकता है, उनके आय दूनी करने के लिए बेहतर कार्य किए हैं। लेकिन आपने तो कहा था कि गन्ने के FRP 450 करेंगे। शिक्षा के मोहन पांडे जी, गन्ने के FRP 450 करने का वादा किया था आपने। अभी तक उत्तर प्रदेश की 450 में आप 350 ही कर पाए, और उसमें भी भुगतान पूरा नहीं कर पाए। और उन फैक्ट्रीज में नौजवानों को भुगतान पूरा नहीं कर पाए। मैं तो पहले ही मुद्दे पर अभी अटका हूं। 450 आपने कहा था गन्ने के FRP, हम उसको लेके आएंगे। 450 देंगे हम किसानों को। 4.5 साल 5 साल होने वाला, आप कब लेके आएंगे? आप हम देंगे। आप देखिए, चुनाव से 2 दिन पहले देंगे। नहीं, 2 दिन में नहीं बढ़ाएंगे। जैसे 25 रुपए हमने बढ़ाया, 350 किया, उसको और आगे बढ़ा के। तो भाई मैनिफेस्टो में ये भी लिख दिया करिए ना कि हम धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। ये मत कहा करिए ना कि हम 450 कर देंगे, फिर उसमें नीचे से स्टार लगा करके कंडीशन अप्लाई कर देते हैं आप लोग। फिर वो मैग्नीफाइंग ग्लास से पढ़ना पड़ता है। जैसे
जैसे जैसे इंश्योरेंस के या इन तमाम चीजों के जो कागजात होते हैं ना, उसमें स्टार लगा होता है, कंडीशन सप्लाई, ये भी लिखा करिए मैनिफेस्टो में। आप तो कहते हैं 450 करेंगे, पे करेंगे, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अभी इंतजार और कर लेते हैं, क्योंकि 4 महीने चुनाव के और पड़े, आचार संहिता लगने से पहले आप 450 कर देंगे। लेकिन किसानों को ये थोड़ी ना पता था, ये थोड़ी ना पता था उनको कि 4.5 साल इंतजार करना पड़ेगा 450 के लिए, और वो भी हुआ नहीं है, 350 ही अभी। ये तो किसानों की बात हो गई। रोजगार की कितनी बात कही थी मैनिफेस्टो में, कितना कहा था कि आपने हम आपको रोजगार देंगे, याद है? याद है? हमने दिया। याद है कि हम आपको, मैं याद दिलाऊं कि आपने कितना वादा किया? पुलिस की भर्ती की, शिक्षक भर्ती की, उत्तर अरे भर्ती तो की भाई, भर्ती करने के लिए तो जनता ने आपको मैंडेट दिया कृष्ण मोहन पांडे जी। लेकिन जितना वादा किया, क्योंकि आज मैं वायदों पर चर्चा करने के लिए बैठा हूं। जो वायदा आप कर चुके हैं उसमें पूरा कितना किया, मैं उस पर आज चर्चा करना चाह रहा हूं। कितनी नौकरी देने की बात कही थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने नहीं दी, आपने एक भी नौकरी नहीं दी, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं। कृष्ण मोहन पांडे जी, मेरा सवाल सुनिए, आपने कितनी नौकरी देने का वादा किया था मैनिफेस्टो के अंदर, वो बताइए मुझे, कितनी नौकरी देने का वादा किया था? हमने जितने भी वादे किए थे उसके चलिए कृष्ण मोहन पांडे जी, मुझे लगता है कि शायद एक बार मैनिफेस्टो अगर ना हो तो मंगवा लीजिए, मैनिफेस्टो ना हो तो एक बार मंगवा लीजिए, एक बार उसको पढ़िए, पहले एक बार उसको पढ़िए। कृष्ण मोहन पांडे जी, पहले मैनिफेस्टो पढ़िए, कि उसमें वादे आपने क्या किए थे, फिर मैं आता हूं आपके पास। नहीं तो आप मुझे बता नहीं पा रहे, आंकड़ा दीजिए आपने कितना कहा था। ये मत बताइएगा 4.5 लाख आपने नौकरी दी है या क्या किया है, कितना वादा किया था, पहले मुझे वो बताएं। रोशनी कौशल जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। रोशनी जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। और सचिन यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सचिन जी, आपका भी स्वागत है। रोशनी जी, आप लोगों ने पहले 7 वादे किए, 7 आप लोगों ने प्रतिज्ञाएं की, आज एक और प्रतिज्ञा उसमें जुड़ी जिसमें आपने कहा कि आप 10 लाख तक का इलाज भी मुफ्त देने वाले हैं। लेकिन सवाल मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो वायदे आप लोग कर रहे हैं, जो प्रतिज्ञा आप कर रहे हैं, उसको पूरा कैसे करेंगे? क्योंकि जनता भरोसा कैसे करे, वायदे तो बहुत होते हैं, भरोसा कैसे करे, ये सवाल जनता के जहन में है। आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इस पर। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा को मौका देके देख लिया, सपा को मौका देके देख लिया, बसपा को मौका देके देख लिया। 2017 के मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जुमला पार्टी ने। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा बदल के हो गया है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मुनाफाखोरों की सरकार। सबका साथ सबका विकास नहीं, ये सबका साथ सबका सत्यानाश लेके चल रहे हैं। और 70 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा करके आई थी ये सरकार। 70 लाख लोगों को रोजगार दिए। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता आपको देख चुकी है, और किसने इस देश का बेड़ा गर्क किया, ये पूरा देश जानता है। चलिए कृष्ण मोहन पांडे जी, भाई एक एक करके बोलें, सब लोग एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। पहले मैं सबको इसीलिए समय दे रहा हूं, अपनी अपनी बात रखें, दूसरे की बात का जवाब दे जब मैं आपको समय दूं। कि कानपुर और इलाहाबाद और न जाने कितने शहरों में मेट्रो की सुविधा फौरन स्टार्ट करेगी भारतीय जनता पार्टी। कानपुर की मेट्रो की सुविधा हमने दे दी, गोरखपुर में काम चल रहा है, गोरखपुर के काम के लिए चल रहा है, वाराणसी के लिए काम चल रहा है, काम चलता रहा। हमने जहां वादे किए उसको पूरा किया। 365 दिन एक साल में होते हैं, 5 साल बहुत लंबा समय होता है, और आपकी सरकार ने जुमला देने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। पता नहीं कितने विश्वविद्यालय खोलने वाले थे आप, न जाने कितने मेडिकल कॉलेजेस खोलने वाले थे। हर जिले को मेडिकल कॉलेज देने की बात थी, जिसमें से हमने 40 मेडिकल कॉलेज की नींव रख दी है, जिसमें से लगभग 15 मेडिकल कॉलेज चालू हो गए। 15 में लगभग 2 एम्स पूर्वांचल को मिल चुके हैं। एम्स कितने मिले, कितने का वादा था? हर कॉलेज में वाईफाई देने का वादा था, क्या हमने दिया? हर कॉलेज में हम दे रहे हैं। क्या हुआ? हम दे रहे हैं। उज्ज्वला योजना देने से पहले बताया था कि 1000 रुपए गैस सिलेंडर। उज्ज्वला योजना, कभी गांव के एसी कमरे से बैठ निकल के कभी गांव में भी जाइए, देखिए कि कैसे लोग उज्ज्वला योजना का लाभ ले रहे हैं, कैसे प्रधानमंत्री आवास का लाभ ले रहे हैं, कैसे लोग मुफ्त अनाज का लाभ ले रहे हैं। चलिए ठीक है कृष्ण मोहन पांडे जी, कभी जनता के बीच में जाइए, देखिए, चर्चा कीजिए। कृष्ण मोहन पांडे जी, सवाल को सुनते जाएं, उसके बाद जवाब दें। कृष्ण मोहन पांडे जी ऐसे बैक टू बैक ना करें। कृष्ण मोहन पांडे जी, देखिए चर्चा में बैठ रहे हैं तो एक एक करके बोले भाई, एक एक करके बोले, कम से कम जनता को समझने तो दें आप लोग क्या कह रहे हैं। वो कुछ बोल रहे हैं, आप उस पर काउंटर रिएक्शन देते चले जा रहे हैं, दोनों की बातें मर्ज हो जा रही हैं, जनता समझ ही नहीं पा रही कि आप क्या कह रहे हैं। धैर्य रखें, मैं आपको समय दूंगा, आराम से जवाब दीजिएगा। यहाँ सब लोग आपसे ही सवाल पूछने बैठे हैं, जवाब दीजिएगा आराम से, लेकिन थोड़ा धैर्य रखें। रोशनी जी कंप्लीट करें।
एंकर महोदय, आपने प्रश्न मुझसे पूछा है, मैं उत्तर दे रही हूँ। भाजपा की बौखलाहट साफ दिख रही है, क्योंकि 2022 में भाजपा की सरकार जाने वाली है। जितने वादे उन्होंने किए थे उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया है, जनता इसका सबूत है। और कोरोना के समय में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूर कूच करके आए और उनके लिए कोई बस सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई, कोई ट्रेन की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई, हजारों किलोमीटर लोग पैदल चल के आए जबकि ट्रेनें खड़ी थी, जंग लग रही थी उस समय, लेकिन यूपी की गवर्नमेंट ने आने नहीं दिया और कांग्रेस ने हजारों बसेस की सुविधा उपलब्ध करवाई और उन्हें वापस कर दिया योगी सरकार ने। तो इस जनता देख रही है और आगे आने वाले 2022 के चुनाव में जनता जवाब देगी भारतीय जनता सचिन पार्टी यादव बहुत जी, अच्छे तरीके सचिन से। जी, देखिए रोशनी जी ने भी ये बात कही कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आपको भी देखा है, इसलिए आप अगर वायदे कुछ कर रहे हैं जनता से तो जनता उस पर भरोसा करने वाला ही नहीं है, इसलिए कांग्रेस प्रतिज्ञा कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया कितना पूरा किया उसका भी जनता फैसला करेगी। कैसे इसको देख रहे हैं जो वायदे हो रहे हैं और आप जनता को कनेक्ट कैसे करेंगे जिन बातों को आप कह रहे हैं, चाहे समाजवादी पेंशन की बात आप कर रहे हो या फिर अन्य तमाम जो आप लोगों ने वायदे अभी से करने शुरू किए हैं, जनता उनके साथ कैसे कनेक्ट होगी? सचिन यादव जी, बड़ा सवाल है, मैं चाह रहा हूं इसका जवाब दें। पहले इन दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं की मैं बात का मैं जवाब भी दे देता हूं और इनको एक सवाल भी दे देता हूं। सबसे पहले छात्रों की बात करें आप, छात्रों को किसी भी कॉलेज में स्कॉलर नहीं मिल रहा, छात्रों की स्थिति इतनी खराब है जिस कोई सीमा नहीं। अब नौजवान की बात करें तो नौजवान पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कहीं है तो पूरे उत्तर प्रदेश में है और वो बेरोजगारी पिछले समय में बहुत कम थी। इस समय बेरोजगार नौजवान सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहा है, हर जगह आपको पता है आत्महत्याएं कर रहा है। उसके बाद किसान की बात करें तो किसान की स्थिति क्या है पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है। सड़कें जाम हैं, लोग परेशान हैं, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, किसान बहुत परेशान है। महिलाओं की बात करें तो पिछले पंचायत चुनाव में आपने देखा उनका चीरहरण हुआ है, बलात्कार की इतनी घटनाएं प्रदेश भर में हुई हैं, इतनी घटनाएं पूरे देश में किसी भी प्रदेश में नहीं हुई होंगी। अब बात करें आप मजदूर की तो मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है। कोरोना काल में 400-400 किलोमीटर लगभग पैदल चल करके किसान मजदूर आया है। इससे और रही बात समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं, वो 5 वर्षों में करके उन्होंने दिखाया। लोग जनता पिछली बार अलग टेस्ट चाहती थी तो उन्होंने टेस्ट करके देख लिया। उन्होंने टेस्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी को अगर जिता दे शायद कुछ अलग हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। आज सड़कों में गड्ढे हैं, अगर सड़कें गड्ढा मुक्त का वादा करने वाली सरकार अगर गड्ढे ही मुक्त कर देती तो इससे कई लोगों की जानें बच जाती। आज इतने हादसे हुए पूरे प्रदेश भर में जिससे बहुत से लोगों की जानें चली गई। आप देखिए किसी भी जनपद में आप चले जाइए, आप लखनऊ में ही मिल जाएंगे आपको बहुत सारे गड्ढे। गोरखपुर में रोडें अभी जब बारिश हुई, थोड़ी सी बारिश हुई तो सारा गोरखपुर जाम हो गया था, बारिश लोगों ने देखा। तो इस प्रकार से अगर आप भारतीय जनता पार्टी के अगर प्रवक्ता अगर इस चैनल पर बैठकर ऐसी बात करेंगे कि हमारी पार्टी ने ये विकास किया वो विकास किया तो ये सरासर जनता के साथ बेईमानी होगी। और जनता इस बार पूरा मन बना चुकी है कि एक चेहरा और एक ही नाम आदरणीय अखिलेश यादव जी का काम बोलेगा। उमाशंकर राजभर जी, लेकिन अभी आप कह रहे थे कि देखिए पिछली बार 17 में तो ठगी हो गई आपके साथ, लेकिन जब जनता के पास आप जाएंगे दोबारा से कि भाई हमको वोट करिए, हम तो समाजवादी पार्टी के साथ लड़ रहे हैं, जहां भी आपके कैंडिडेट होंगे, जनता आपसे फिर ये सवाल भी पूछेगी इस बार ठगी नहीं होगी उनके साथ, इसकी गारंटी कौन लेगा? गारंटी का देखिए आयुष जी मैं बता दूं इनको जो है भाजपा के मित्र को, हम क्यों गए थे इनके साथ में, यही माननीय अमित शाह जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, आश्वासन दिए थे कि जो अति पिछड़ा ये हमको डरवा रहे थे कि जो 27% 30 साल से आपको आरक्षण लागू है ओबीसी का, आपकी बड़ी जातियां यादव, बनिया, कुर्मी यही लोग लूट रहे हैं और पिछड़ा का हक मारा जा रहा है। इसी बात को लेकर के हम इनके साथ में आए थे और माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी इनके साथ जब आए तो सामाजिक न्याय समिति जो 2001 की राजनाथ सिंह की थी उस पर बात करना शुरू किया। तो इन्होंने कहा कि नहीं ठीक है हम उसका बंटवारा कर देते। बंटवारा करने के लिए अक्टूबर 2018 को सामाजिक न्याय समिति बनाई गई जिसकी रिपोर्ट आगे पड़ी हुई है। 3 साल होने को आया है, उस रिपोर्ट को यह लागू नहीं कर रहे। दूसरी बात आयुष जी मैं बता दूं, यही भाजपा के मित्र हैं तो ओबीसी की बात कर रहे हैं। माननीय मोदी जी ने 2017 में 2 अक्टूबर 2017 को ओबीसी वर्गीकरण के लिए रोहिणी कमीशन बनाया जो
पूरे देश में 11 स्टेट में लागू है। इन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में भी लागू कर देंगे, लेकिन रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट 3 साल से पड़ी हुई है, 6 महीने कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है, लेकिन लागू तो हमारे पास तो मुद्दे ही मुद्दे हैं बताने के लिए पिछले नहीं, लेकिन उमाशंकर जी मैंने सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आप हर चर्चा में ये जो बात आप कहते हैं, हर चर्चा में आप इस बात को दोहराते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि वो जनता आपसे ये पूछेगी, वही जनता आपसे कि इस बार ये हो जाएगा, इस बार ये हो जाएगा, पूर्ण विश्वास के साथ आप इस बात को कह रहे हैं, इसकी गारंटी कौन लेगा? कहीं ऐसा ना हो कि 2 साल बाद आप फिर ये कहें कि नहीं हमारे साथ दोबारा ठगी होगी। नहीं, सुनिए, यही बात को लेकर के माननीय अखिलेश जी के साथ हमारा जो भागीदारी संकल्प मोर्चा का समझौता हुआ है कि ओबीसी की जनगणना उत्तर प्रदेश में होगी। अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि ओबीसी की जनगणना करा लीजिए और जिसकी जितनी भागीदारी उसकी हिस्सेदारी दे दीजिए। ये माननीय अखिलेश जी का वक्तव्य है, तो हम तो उस बात पे कायम है। अपने लोगों को, अति पिछड़ा को हम ये समझा रहे हैं तुम्हारा हक माना जा रहा है, यानी तुम्हारा ओबीसी जो जनगणना है अगर उत्तर प्रदेश में हो जाती है तो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हो जाएगी। तो हमारी जनता समझ रही है, जो हम 2.5 साल इनके साथ में थे, 2.5 साल से हम बाहर हैं, तो ये समझिए कि जो हमारे साथ ठगी हुई है, अति पिछड़ों के साथ ठगी हुई है। आप देख रहे होंगे आयोग से भाजपा के मित्रों को इतनी बौखलाहट है कि अति पिछड़े समाज को भाजपा की क्या मानसिकता है कि कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे, तो अभी से बौखला गए। ये तो पक्का मान लीजिए कि 2022 में भाजपा साफ है उत्तर प्रदेश में। ठीक है कृष्ण मोहन जी, अब आप जवाब दें। देखिए आयुष जी, क्या है कि उत्तर प्रदेश में हमारे सपूर्व में सहयोगी रहे हैं सूर्य बंगा भाजपा के आदरणीय अध्यक्ष नेताजी, उनका एक निजी स्वार्थ है। वो स्वार्थ जहां जहां पूर्ति होती है और या पूर्ति होने के लिए दिखते हैं या जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के साथ ये इस संकल्प के साथ आए थे कि उत्तर प्रदेश का विकास बेहतर तरीके से हो, हम आपके साथ हैं। परंतु जब ये साथ आए तो इनके नए नए शिगुफे आने लगे और नए नए इस तरह से व्यवस्थाएं आने लगी कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी समझ गए और भारतीय जनता पार्टी समझ गई कि ये अपने निहित स्वार्थ से किसी दल के साथ जाते हैं। और हमारे मित्र कह रहे थे कि इनके साथ ठगी हुई है। ठगी इनके साथ नहीं हुई है, ठगी इनके साथ राजभर समाज के साथ हुई है, ठगी उन पिछड़ा वर्ग के साथ हुई है जिनको ये साथ लेके चलते हैं, क्योंकि वोट तो उनका लेते हैं परंतु आगे ले जाकर वोट का सौदा करते हैं। ये बार बार अपने वोट को बेचने का काम करते हैं और इनका यही काम रहा है और आगे भी यही रहेगा। आप लोगों की सहमति बनी थी, इस बातों पर आपके 17 में सहमति बनी थी कृष्ण मोहन जी, जिन बातों पर आपकी सहमति बनी थी, अगर आपने वो पूरा कर दिया होता तो ये आपके साथ क्यों अलग होता? इसका मतलब आपने वो पूरा नहीं किया। हमने किया, इसका मतलब कृष्ण मोहन जी आपने वो पूरा नहीं किया। जो सहमति आपकी इनके साथ बनी थी, जो सहमति आपकी इनके साथ बनी थी, वो अगर आपने पूरा किया होता तो ये क्यों छोड़ के आपका साथ हम तो इनकी सहमति हमारी हमने तो पूरा इनको हमसे हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के जिस स्तर तक हम लोग एक साथ आए थे, ये उससे बहुत आगे बढ़ने लगे। ये इतनी आगे बढ़ने लगे कि इनका निजी स्वार्थ उसमें बीच में आने लगा, इस स्तर तक आने लगा कि ये खुलेआम मतलब भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोलने लगे। क्योंकि इनका हमारे साथ आना एक सामाजिक न्याय के दायरे के तहत नहीं था, ये हमारे साथ आए थे सिर्फ दिखावा के लिए, लेकिन इनके अंदर ढेर सारा महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई थी जो भारतीय जनता पार्टी में पूरी नहीं हुई, तो हमको छोड़कर ये चले गए। फिर आगे भी यही काम अखिलेश जी के भी साथ करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे साथ किए, ये इनका काम है। आप देख लेंगे जिन जिन लोगों के साथ जुड़ते हैं उनको छोड़कर ये निकल जाते हैं, क्योंकि जहां इनके स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी ये वही काम करते हैं। लेकिन आपने जो वायदे किए थे, मैं एक बार फिर से उसी पर आता हूं, क्योंकि ये आरोप बहुत हैं आपके ऊपर और बहुत संगीन हैं, क्योंकि आपने जो वायदे किए उनको पूरा नहीं कर पाए। अभी देखिए यहाँ गड्ढा मुक्त सड़कों की बात की सचिन जी ने, आप वो नहीं कर पाए। बेरोजगारी को लेकर के जो वादा आपने किया वो आप पूरा नहीं कर पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो वादा किया वो आप पूरा नहीं कर पाए। जवाब क्या देंगे जनता को? जवाब क्या देंगे जब जनता पूछेगी? जहां नहीं हुआ है उसके लिए धनराशि मुक्त कर दी गई है और उसके टेंडर हो चुके हैं। वो सारी कोई काम तो गिनाइए जो कंप्लीट, जिसको आप कहें कि ये आपका अचीवमेंट है। कृष्ण मोहन जी, कोई एक काम बता दें जिसको आप कहें कि आपका अचीवमेंट है। जैसे आपने कहा कि मेट्रो, आप भाई कहीं डीपीआर हो गया है, कहीं काम चल रहा है, लेकिन कानपुर में ऐसा तो नहीं कि मेट्रो दौड़ने लग गई है।
नहीं, हमने एक्सप्रेस वे आप कह रहे हैं कि आप 3-3, 4-4 बना रहे हैं, लेकिन एक एक्सप्रेस वे बताइए जिस पर गाड़ियां फर्राटे भर रही हैं। मेट्रो बनाने में आपने कहा कि आपने 40 नए मेडिकल कॉलेज प्रदेश के अंदर बना दीजिए हैं। 40 में से कौन से मेडिकल कॉलेज हैं जहां पर मेडिकल के स्टूडेंट पढ़ने के लिए गए, उनका एडमिशन हुआ? बोर्ड लगा देने से मेडिकल कॉलेज थोड़ी ना बन जाए। आज तक बनारस, कानपुर और गोरखपुर मेट्रो चलने लगती, लेकिन 2 साल कोरोना काल से ये देश और प्रदेश जूझा है, इस बात को ध्यान देना होगा। दूसरी बात, रही बात नौजवानों की, तो हमने शिक्षक भर्ती किए, हमने पुलिस की भर्ती की, हमने अलग अलग आउटसोर्स की कंपनीज में नौकरी दी। और उत्तर प्रदेश में इतना 70 लाख का वादा करके 70 लाख का वादा करके आप कहेंगे कि आपने 4.5 लाख नौकरी दी है। जो फैक्ट्रीज लगी है, 70 लाख का वादा करके कहेंगे 4.5 लाख नौकरी दी है, तो कैसे जनता कन्विंस होगी भाई? सबसे बेहतर रोजगार देने वाली भारतीय जनता पार्टी बनी है। जनता कैसे कन्विंस? देखिए, विपक्ष का काम आरोप लगाना, वो आरोप लगाए। नहीं, विपक्ष का काम है, विपक्ष तो करेगा ही। उत्तर प्रदेश वादों से मौका आपने छोड़ा है उनके लिए, ये स्पेस आपने छोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई उसने चलिए एक एक्सप्रेसवे तो बनाया था, उत्तर प्रदेश की जनता उसने एक आगरा एक्सप्रेसवे तो बनाया था, उसने लखनऊ के अंदर एक मेट्रो बनाई थी, आशीर्वाद दे रही है, उसने डायल 100 दिया था, कुछ योगी जी उसने महिलाओं के लिए काम किया था। लेकिन आप उन सारे स्तर को काउंटर कैसे करेंगे? कोई एक एक्सप्रेसवे, कोई एक मेट्रो चलती हुई, कोई डायल 100 जैसी योजना, या कोई आपने लैपटॉप वितरण किया हो जिसको समाजवादी पार्टी कहती है कि उन्होंने किया? भाई कुछ तो बताएंगे ना जनता को, कंपेयर तो करेगी कृष्ण जी जनता। गिनाने के लिए, देखिए, गिनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि एक एक वादे गिनाते, एक एक काम गिनाऊं, ये अब आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितना काम हुआ, ये बताने की जरूरत नहीं है। अरे मैं तो 2-4 काम पूछ रहा हूं, आप 2-4 भी नहीं बता रहे हैं मुझे। जो कंप्लीट हो गए 2-4 काम मैंने पूछे, मैंने तो आपसे फहरिस्त मांगी ही नहीं कि आप मेरे को कोई 50 काम बताइए। एक मेट्रो चलती हुई बताइए, एक मेट्रो चलती हुई बताइए मुझे जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। एक एक्सप्रेसवे बताइए जिसपे गाड़ियां फर्राटे भर रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। एक मेडिकल कॉलेज बता दीजिए जहां पर स्टूडेंट का एडमिशन हुआ हो, बच्चे पढ़ रहे हैं। के नाम पर उत्तर प्रदेश से अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर ठीक है कृष्णमोहन जी, आप देखिए, आप बात सारी बता रहे हैं, आप बात सारी बता रहे हैं, लेकिन मेरे एक एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। सचिन जी, वायदों से जनता को कैसे कनेक्ट करेंगे, ये सवाल है, क्योंकि जनता ने भूत में आप लोगों को भी देखा, जो वायदे होते हैं दरअसल वो 100% तो पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि 100% होते तो जनता दोबारा से चुन लेती है आप लोगों को। ऐसा है आयुष जी कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने वायदे पूरे किए हैं तो वो समाजवादी पार्टी ने किए, समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। हम लोगों ने लैपटॉप बांटे, जैसा कि आप भी बता रहे, कन्या विद्या धन की व्यवस्था की, समाजवादी पेंशन की व्यवस्था की, समाजवादी रिक्शा वितरित करने की बात रही हो, पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कें बनाने की बात रही हो, एम्स के लिए जगह देने की बात रही हो, एम्बुलेंस की बात रही हो, 108, 102 नंबर एम्बुलेंस की बात रही हो, या फिर समाजवादी पार्टी द्वारा किसी भी कार्य की बात रही हो, उसको हम लोगों ने पूरा करने का पूरा प्रयास किया है। और आप भी जानते हैं और पूरा प्रदेश जानता है कि अभी हमारे प्रवक्ता कि प्रदेश जानता है कि कितना हुआ, तो मैं चाहता हूं कि 1 या 2 अपने जनपद की विकास की खींच के और हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, आप मैं संतुष्ट हो जाए, प्रदेश में संतुष्ट हो जाएगा। आप क्यों इतना लोगों को भ्रमित कर रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक प्रवक्ता आकर के टीवी पे हो या कहीं पर भी झूठ क्यों बोलते हो, हमें समझ में नहीं आता। जनता ही परेशान है, मिल कुछ रहा नहीं है, राशन भी नहीं है, पेट भी खाली है, और इस समय इतनी बुरी स्थिति है कि मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, महिला हो, पूरा। कभी मित्र गांव में भी घूम लिया कीजिए, एसी कमरे में मत बैठा कीजिए, गांव में घूम लिया कीजिए कि कैसे जनता को अनाज मिल रहे हैं। प्रदेश के लोग कह रहे हैं, प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश में ये भूखमरी समाप्त हो गई है। उत्तर प्रदेश में लोग इतना अनाज पा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं। कभी गांव में भी जाया कीजिए, बंद कमरे में बैठ करके और इस तरह से चर्चा करेंगे तो नहीं हो पाएगा। कभी ग्राउंड पे भी जाया कीजिए। कोई सीमा नहीं है। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश ने क्यों चुने ऐसे सांसद जो अपने सांसद। चलिए सचिन जी, कुछ तकनीकी समस्या है, आपकी ऑडियो स्पष्ट नहीं आ पा रही है, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा। रोशनी जी, चूंकि आप लोगों ने जो वायदे किए हैं, जो संकल्प किए हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी इससे पहले कर चुकी है, और समाजवादी पार्टी में से बहुत सारे वायदे ऐसे हैं जैसा वो दावा करते हैं कि उन्होंने पहुंचाया भी है जनता तक।
अब आप लोग जो वायदे कर रहे हैं इसको जनता कैसे देखेगी और कैसे आप लोगों पर वो भरोसा करेगी? समाजवादी पार्टी भी एक ऑप्शन के तौर पर है उनके पास, अगर मौजूदा सरकार से वो परेशान है तो आप लोग कैसे कनेक्शन बिठा पाएंगे, अपने मैसेज को कैसे कन्वे कर पाएंगे जनता तक? ये एक बड़ा सवाल है आप लोगों के लिए। रोशनी जी, मैं चाह रहा हूं थोड़ा इस पर जवाब दें। देखिए, आपने बोला एंकर महोदय कि सपा ने भी ऐसे वादे किए थे। मुझे नहीं लगता कि सपा ने ऐसे वादे किए थे। 40% आरक्षण जो कांग्रेस दे रही है महिलाओं को, ऐसा ऐतिहासिक फैसला इससे पहले किसी पार्टी ने नहीं किया है। दूसरा, लड़कियों को स्कूटी और स्मार्टफोन देने का वादा भी इससे पहले किसी पार्टी ने नहीं किया है। तीसरा, लैपटॉप दे चुके हैं वो। लैपटॉप और स्कूटी और स्मार्टफोन में अंतर है एंकर महोदय। और जो 40% आरक्षण की मैं बात कर रही वो हूँ, मुझे भी पता है, मैं कह रहा हूँ लैपटॉप तो वो सारे काम कर सकता है ना, उन्होंने पहले ही दे दिया लैपटॉप। नहीं, अब क्या है कि स्कूटी जिससे लोगों को सबसे ज्यादा सुविधा महसूस होगी। लड़कियां अपने घर से निकलने से पहले 100 बार सोचती हैं, उनके पास खुद का साधन नहीं होता। स्कूटी की कीमत 1 लाख रुपए हो चुकी है भारत में, जिसे खरीदना हर लड़की के लिए संभव नहीं है। और कांग्रेस ने इतना बड़ा वादा किया है, लड़कियों में एक अलग ही उत्साह है उसको सुनने के बाद, किसानों के लिए अलग है। और रोजगार 20 लाख रोजगार ही देने का वादा किया है, 70 लाख रोजगार देने का झूठा वादा नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी की तरह। 70 लाख बोल दिया मुंह से, जनता ने मान लिया, हुआ कुछ नहीं, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं। जितने 70 लाख रोजगार थे वो भी छीन लिए भारतीय जनता पार्टी ने। तो कांग्रेस झूठे वादे करती नहीं है, और जितने भारतीय जनता पार्टी ने झूठे वादे किए, जब उनको याद दिलाया जाए तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। तो सच बोलना अगर गुनाह है तो कांग्रेसियों को कुछ भी बोल सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। हम लोग सत्य पे हैं, और सत्य पे ही 70 साल थी कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी का झूठ 7 साल में पूरी जनता के सामने आ गया। कोरोना में जब ऑक्सीजन के लिए बिलख रही थी जनता, लाशों के ढेर बिछ रहे थे, हजारों लाखों की तादाद में लोग मर रहे थे, गंगा के तट पे किस तरह से चादरें मिली शवों की, उसके बाद भी झुठला दिया इन लोगों ने कि कोई मौत नहीं हुई, कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, कोई बेड की कमी नहीं थी। जबकि उत्तर प्रदेश की जनता चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के कह रही थी कि यहाँ पे ऑक्सीजन। रोशनी जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना इतना बेहतर मैनेजमेंट हुआ, इसकी चर्चा सिर्फ यही नहीं WHO ने भी की है, और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने भी इसकी चर्चा की है। सबसे बेहतर तरीके से कोरोना मैनेजमेंट कहीं हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ है, भारत में हुआ है। बोलने पे मुकदमा कर दिया जाता है, और फिर भी हम डरने वालों में से नहीं है। हम सत्य बोलेंगे, और सत्य नहीं, बिल्कुल भाई, सबको सत्य बोलना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। उमाशंकर राजभर जी, अब इतने वायदे जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसमें ये कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। अगर ये सत्ता में आएंगे तो सबको फायदा देने वाले हैं। उसमें आप जिनकी अभी आप जिक्र कर रहे थे, जिन अति पिछड़ी जातियों का, उन सबको मिलेगा। फिर वो उनको मुफ्त में मोबाइल फोन भी मिलेगा, स्मार्टफोन भी मिलेगा, स्कूटी भी मिलेगी, और उनके बिजली के बिल भी माफ हो जाएंगे। किसानों का कर्ज भी वो माफ करने की बात कर रहे हैं। जो वो वायदे कर रहे हैं, जनता उनके साथ कनेक्ट हो जाएगी। आप अलग क्या लेकर के आ रहे हैं ऐसा कि जनता आपके साथ रहे? उमाशंकर जी, आयोग जी, देखिए, अलग हमने कहा कि हमारी जो एक ही मांग थी कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी की जनगणना हो जानी चाहिए, और माननीय अखिलेश जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि ओबीसी की जनगणना आते ही हम ओबीसी की जनगणना करेंगे। दूसरी बात, जो 27% आरक्षण का वर्गीकरण जो देश के 11 राज्यों में लागू है, उन्होंने कहा कि जनसंख्या आने के बाद जिसकी जितने भागीदारी रहेगी उतनी हम उसकी हिस्सेदारी दे देंगे। दूसरी बात जो है स्मार्टफोन, ये सब बातें कांग्रेस का ध्यान रखिए कि 32 साल हो गया कांग्रेस को, 32 साल के बाद अपना संगठन नहीं तैयार कर पाए हैं, तो बात छोड़ दीजिए कांग्रेस की। भाजपा के मित्र को मैं कह रहा हूं, यह तो केवल आए, जिस तरह से उत्तराखंड से बाबा जी आए, अजय कुमार विश्व से योगी महाराज, योगी आदित्य। उमाशंकर जी को मैं बता देना चाहता हूं कि जिस दिन आपकी सरकार बनी और जिस दिन सामाजिक न्याय की आप चर्चा करेंगे, अखिलेश जी सबसे पहले आपसे गठबंधन तोड़ेंगे। मैं आज कहीं लिख लीजिए, क्योंकि जानते हैं 27% आरक्षण में, ओबीसी के आरक्षण में सबसे ज्यादा कोई लाभ ले रहा है तो एक जाति विशेष लेता है, और उसमें सबसे जात विशेष का नुकसान होगा। मैं बता दूं आपको कि आपका गठबंधन नहीं चलेगा, क्योंकि उसी दिन आप ठगी होगा। अब तब आपको महसूस होगा कि हमारे साथ तो ठगी हो गई। सुन लीजिए, यही बात आप डरवा करके हमको 2017 में अपने साथ में लाए थे। मतलब आप डरते हैं, राजनीतिक रूप से डरते भी हैं।
3 साल हो गया सामाजिक न्याय समिति को, आप कब लागू करेंगे? आपको अति पिछड़े का हक अधिकार, रोहिणी कमीशन को आप कब लागू करेंगे? यह बता दी। केवल आप बाबा जी को जैसे अजय कुमार विश्व से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हो गए, तो वह केवल नामकरण करने का काम कर रहे, नाम बदल रहे हैं। जो योजनाएं अखिलेश जी ने चलाया, केवल उसका नाम, जिस तरह से अपना नाम बदल दिए उत्तर प्रदेश में आकर के, तो केवल आप जो है उत्तर प्रदेश में ओवैसी जी को क्या जवाब देंगे? बाकी काम कुछ नहीं है। ओवैसी जी को क्या जवाब देंगे? जनता के साथ में जाएंगे। और आपके साथ जो हुआ है 2 सालों में जो हमको टगा है, ओवैसी जी को क्या जवाब देंगे उमाशंकर जी? बोलिए बोलिए बोलिए। कह रहे हैं ओवैसी जी को क्या जवाब देंगे? भाई ओवैसी जी साथ में है, ध्यान रखिए, आप भूल जाइए। 27 तारीख को आप देखिए, ओवैसी जी भी साथ है, शिवपाल जी भी साथ है। बस इसी बात का इंतजार उत्तर प्रदेश की जनता कर रही है। और आदरणीय उमाशंकर जी, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कि कैसे आप चुनाव से पहले एक दूसरे को गाली देते हैं और फिर जब ऐसी स्थिति ऐसी बनती है तो उनको साथ। अभी तक अखिलेश जी सबसे बुरे थे, अभी समाजवादी पार्टी बुरी थी, और आप और ओवैसी जी पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम के सामाजिक न्याय की चर्चा कर रहे थे, और आज पुनः उसी अखिलेश जी के साथ ओवैसी जी और आप आएंगे। तो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, पिछड़ा समाज देख रहा है, राजभर समाज देख रहा है कि जिस राजभर समाज की अस्मिता के लिए, जिस राजभर समाज का अस्मिता आदरणीय सुहेल देव जी है, पूज्य महाराज सुहेल देव जी है, उनके अस्मिता के साथ कैसे आप सौदा करेंगे, ये उत्तर प्रदेश की जनता और राजभर समाज देख रहा है। और 27 तारीख को राजभर समाज आपको जवाब भी देगा, और आने वाले चुनाव में जब जनता के बीच में जाएंगे, राजभर समाज के बीच में जाएंगे, तो राजभर समाज इस बात को पूछेगा कि हमारी अस्मिता, हमारे मान सम्मान, हमारे आत्मगौरव आदरणीय सुहेल देव जी को आपने कैसे बेचा, किसके साथ बेचा, इस बात का, क्योंकि यही तो आपकी बौखलाहट है मित्र, यही बौखलाहट आपकी है। एकदम मैं उत्तर प्रदेश का राजभर समाज आपका इंतजार कर रहा है चुनाव में। उमाशंकर जी एकदम निश्चिंत रहिए, उत्तर प्रदेश की जनता आपकी स्थिति को समझ चुकी है कि आप जो है मात्र और मात्र। तो आप 27 तारीख ठीक है भाई कृष्ण मोहन जी, चलिए उनको तो राजभर समाज जवाब दे देगा, लेकिन आपने जो वादे किए थे उसका क्या जवाब है आपके पास? आयुष जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा, हमारी कांग्रेस की मित्र कह रही थी कि ये 40% हिस्सेदारी देगी महिलाओं को। पूछेगी कृष्ण मोहन जी, बहुत बेसिक सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। मैं कुछ आपसे राजनीति या फिर कोई जातीय समीकरण पे मैं आपसे चर्चा ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि भाई पेट्रोल जो आदमी 110 रुपए का भरवा रहा है, उससे आप क्या बताएंगे, उसको क्या कन्विंस करेंगे? जो डीजल 100 रुपए का खरीद रहा है उसको आप क्या बताएंगे? हर चीज महंगी हो रही है, खाने पीने का सामान महंगा है, खाद्य तेल के दाम आज कहां जा रहे हैं, वो आपसे जब सवाल पूछेगा उसको आप क्या बताएंगे? कांग्रेस ने बढ़ा दिया, हम बढ़ा दिया, पेट्रोल डीजल को जो है जीएसटी के दायरे में लाने की व्यवस्था चल रही है। जल्दी ही इसको जीएसटी के दायरे में लाके और इसको पेट्रोल डीजल के दाम को कम किया जाएगा, और पुनः एक बार बेहतर तरीके से देश को चलाने की कोशिश की जाएगी। कृष्ण मोहन पांडे जी, कितने समय से ये दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? इसी महीने में अगर आप देखेंगे तो 18 बार दाम बढ़ चुके हैं। आप कह रहे हैं कि आप उसको जीएसटी में लाने की कोशिश में लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जल्दी, बहुत जल्दी आप देखेंगे इसका प्रयास चल रहा है कि बहुत जल्दी, मतलब जीएसटी के दायरे में ये आ जाएगा, और पेट्रोल डीजल के दाम वर्तमान में, तो वर्तमान से बहुत इंतजार हम लोगों ने किया है। मुझे बताइए कोई डेडलाइन है आपके पास कि कब तक आ जाएगा जीएसटी के दायरे में? इंतजार कर लेंगे। बिल्कुल, अभी इसी नवंबर में बैठक चल रही है, नवंबर में बैठक होने वाली है, और उसमें इस पर तय हो जाएगा, इसी नवंबर में तय होने वाला है, नवंबर में तय हो जाएगा। आयोग 2021 में अभी तक पेट्रोल जो है 22 रुपए और डीजल 32 रुपए बढ़ा दिए हैं। इस बात को ध्यान रखिए, यह तो किसानों का, आप निश्चिंत रहिए, लेकिन डीजल और पेट्रोल के दाम अभी जल्दी ही गिरने वाले हैं। उत्तर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार इस पर बैठक कर रही है, जीएसटी परिषद की बैठक दे दिया आपने, और इसको कम किया गैस सिलेंडर बांट जाएगा। दिए, उज्ज्वला में जो गैस सिलेंडर बांटे 1000 रुपए का हो गया। ये जो सवाल विपक्ष बार बार पूछ रहा है, इसका जवाब जनता भी मांगेगी आपसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप भी जानते हैं और पूरा देश इस बात को जानता है कि जो सब्सिडी हम दे रहे थे, कुछ कम हुए हैं, उसको हमने कम किया, परंतु उसको भी बेहतर तरीके से लाने का प्रयास कर रहे हैं, और उज्ज्वला के दाम जो है कम करने का प्रयास किया जा रहा है, जल्दी उसको किया जाएगा। सचिन जी मुझे बताइए, जो कि अभी यहाँ पर कृष्ण मोहन जी ने कहा कि सबसे पहले तो जो गठबंधन है आपका इसी बात पर टूटेगा, जो डिमांड यहाँ पर ये कर रहे हैं, कैसे वादा किया है आप लोगों ने कि यहाँ राजभर समाज आपके साथ आ जाए, या फिर ये चुनावी गठबंधन है, इसको मैं इस तरीके से देखूं? सचिन जी थोड़ा सा इस पर विस्तार दें।
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी का सीधा सीधा और साफ साफ बौखलाहट दिखाई दे रही है कि जितने लोग सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए एकत्रित हो रहे हैं, तो ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने परेशान हैं कि पता नहीं क्या, अब इन्हें पता है कि कुर्सी जाने वाली है, सरकार चली जाएगी, अब कुछ होने वाला है नहीं, तो इसलिए ये बौखलाहट इनकी बता रही है। आप देख रहे हैं लगातार इनकी चीख और ये चिल्ला रहे हैं, इनका चिल्लाना बता रहा है कि कितने परेशान हैं ये लोग। देखिए, सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए, पूरे प्रदेश के विकास के लिए लोग अगर एकत्रित हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, अगर आपको देख लिया पिछली बार आपने उनके किसी विकास की बात रही हो या किसी आरक्षण की बात रही हो, आपने करके झूठा वादा करके और उनसे वादा तोड़ दिया। अगर हमारे साथ आए हैं, हमारे भाई हैं, हमारे साथ रहेंगे, तो समाजवादी पार्टी की अगर उत्तर प्रदेश सरकार बन जाती है तो 100% जो राष्ट्रीय जी ने वादा किया। चलिए सचिन जी, आपके भाई हैं, आपके साथ आए हैं, मैं तो उम्मीद करता हूं कि चुनावों के बाद भी रहें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जब भी चुनाव हार जीत होती है तो उसके बाद बहुत गठबंधन हम लोगों ने टूटते हुए देखे हैं। 19 में भी कुछ ऐसे ही स्टेटमेंट थे, उसके बाद क्या हुआ वो भी जनता ने देखा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने समय निकाला और इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। हालांकि अभी चुनाव हैं और चुनाव से पहले इस तरह के वायदे होते हैं, लेकिन जनता को यह तय करना है कि दरअसल असल में उनके लिए कौन सही वायदे कर रहा है और कौन वाकई में उन वायदों को पूरा कर सकता है। ये फैसला जनता को करना है। आज सवाल तो बनता है, मैं मेरे साथ फिलहाल इतना ही।